Hello friends, welcome to my channel Gautam Classes. Press the bell icon to subscribe my channel. गाइस प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे गॉस लॉ से रिलेटेड टॉपिक। हमने गॉस लॉ समझा था, उसका इंट्रो देखा था, उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस देखी थी। आज बात करते हैं कि हम एप्लीकेशन जो गॉस लॉ की होती है वो कब एप्लीकेबल होता है, नहीं होता है, यूज़फुल होता है, नहीं होता है। आज हम डिस्कस करेंगे अपना गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बेटा हमारा गॉस लॉ होता है, गॉस लॉ हमारा क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, हमेशा एप्लीकेबल होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यूज़फुल हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इस गॉस लॉ को तब तक यूज़ मत करना जब तक आपके या तो टीचर्स या बुक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा ना आ जाए, तब तक इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इसकी मैथमेटिक्स होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिव होती है। तो जो इसके क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने सारे पॉइंट चार्ज लिए हैं, चार्जेस जो हमने लिए हैं सारे कैसे हैं, सेंटर चार्जेस हैं। तो इस वजह से गॉस लॉ क्या होता है हमारा, एप्लीकेबल। तो क्या है, गॉस लॉ इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज यूज़फुल। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी ख़राब है तो ध्यान रखिएगा, अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाती है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो गॉस लॉ हमारा एप्लीकेबल होता है पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यूज़फुल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा गॉसियन सरफेस होता है, गॉस लॉ और गॉसियन सरफेस। देखिए गॉस लॉ रिलेट करता है गॉसियन सरफेस को। गॉसियन सरफेस ये नहीं है कि कोई भी हमारा मतलब बंद है, कोई भी क्लोज सरफेस है वो गॉसियन सरफेस होगा। गॉसियन सरफेस वो होता है जो किसी भी चार्ज को कट नहीं करता है। यानी कि अगर मैंने मान लीजिए ये एक कोन ले लिया और यहाँ पे चार्ज डाल दिया, तो ये क्लोज सरफेस ज़रूर है, लेकिन ये गॉसियन सरफेस नहीं, क्योंकि ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कट कर रहा है चार्ज को, तो ये गॉसियन सरफेस नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, द गॉसियन सरफेस शुड बी, कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक अबाउट चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम आगे पढ़ेंगे, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए चार्जेस के अलॉन्ग या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस। कहने का मतलब है कि जो भी हमारा गॉसियन सरफेस होगा उसके हर पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग नहीं हो सकती है, लेकिन गॉसियन सरफेस में कैसी होनी चाहिए, हमारी सिमेट्रिक में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड, जो हमारा एंगल होगा थीटा होगा, कहने का मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, वो कैसा होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए, मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ सरफेस के हर पॉइंट पर जहाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा उनके बीच में जो भी एंगल बनेगा वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट की, जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास, जो मैंने आपको अभी बताया स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट में, कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो कभी भी चार्ज को कट नहीं करता, और ये क्या कह रहा है कि नॉट पास थ्रू द पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज से वो पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं इससे रिलेटेड, अभी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं इससे रिलेटेड कि मैंने एक सिलेंडर ले लिया, ये ठीक है, ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया है, सेमी सिलेंडर। अब मैं इसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देती हूँ तो ये पूरा सिलेंडर बन जाएगा मेरा, ठीक है। इस पर चार्ज डाल दिया मैंने Q, इसकी लेंथ ले लिया मैंने L/2, यानी हाफ लेंथ पूरी हो जाएगी। एक सरफेस इसका ये हो गया, एक सरफेस इसका ये हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है फाइंड द फ्लक्स फ्रॉम सेमी सिलेंडर।
ठीक है। तो वो क्या करेंगे, हमें पता है कि जो हमारा क्लोज सरफेस में हमारा जो फ्लक्स निकलता है वो क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कंप्लीट का निकलेगा, ये किसका है, कंप्लीट का, यानी कि इस पूरे का। लेकिन हमें क्या चाहिए, सेमी सर्कल का, तो सॉरी सेमी सिलेंडर का। तो सेमी सिलेंडर का क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2 से उसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारा इसका फ्लक्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज हमारा, कि आज हम सीखेंगे गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जा सकती है। गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कैसे करेंगे। तो इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite long uniformly charged वायर। यानी कि एक इनफाइनाइट चार्ज वायर ले लेंगे एक इनफाइनाइट चार्ज ले लेंगे, उस पर हमें इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले लेंगे, उस पर हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ की हेल्प से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जहाँ हमें सिमेट्री दिखेगी, ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बैठ जाएंगे गॉस लॉ में। गॉस लॉ की कंडीशन क्या है, जहाँ पे चार्जेस के बीच में सिमेट्री है वहाँ पे तो हमारा गॉस लॉ अप्लाई होगा, वहाँ पे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो मैंने एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ले लिया, ये ले लिया। परफेक्ट नहीं है बट काम हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है बट पॉजिटिव से हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट चार्ज है प्लस, और यहाँ पे इनफाइनाइट चार्ज है नेगेटिव में। ठीक है, तो अब इस पर ये कह रहा है कि इस लॉन्ग मैंने वायर ले लिया है, तो कह रहा है इस वायर पे कितना चार्ज है, नहीं पता हमें। इस पूरी वायर पे इनफाइनाइट है, कहाँ से पता होगा कि कितना चार्ज है। इनफाइनाइट पे चार्ज की बात नहीं कर सकते हम, इस पे चार्ज की बात कर ही नहीं सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ या एक पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा, उस पर हम निकालेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हम इससे मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द सरफेस होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इस टाइप से बनेगी। सिमिलरली यहाँ पे इस टाइप से बनती जाएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी कि इस आर डिस्टेंस, मगर इसमें से कोई आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूँ, कहीं भी एक आर डिस्टेंस ले लेती हूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती हूँ, तो मैं इसको निकाल सकती हूँ पॉइंट। ठीक है, तो मैं इस पर निकाल सकती हूँ। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर गॉसियन सरफेस बनाओ तो ऐसा बनाओ कि जो हमारा सरफेस है, चार्ज है हमारा, वो सिमेट्रिक होता है अबाउट, यानी कि चार्ज के अबाउट सिमेट्री हो। हमारा गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, जो चार्ज के अबाउट सिमेट्री हो, और उस गॉसियन सरफेस की हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेम ही है सब जगह। ठीक है, तो चलिए मैंने क्या किया, आर डिस्टेंस ये ले लिया, आर डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने एक चीज़ याद रखी है कि जो हमारा लीनियर इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज्ड वायर होती है, लीनियर चार्ज्ड वायर होती है, तो जो उसका सरफेस होगा, यानी कि उसका गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, गॉसियन सरफेस ऑलवेज टू बी सिलेंड्रिकल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बताते हैं, अभी ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर बना लेती हूँ पहले। ठीक है, मैं यहाँ एक सिलेंडर बना लेती हूँ। ये मैंने एक सिलेंडर बना लिया। ठीक है, ये सरफेस 1 ले लिया, ये सरफेस 2 ले लिया, और ये सरफेस का 3 हो गया। तो जो हमेशा देखिए सिलेंडर पे क्या होगा, ये सिलेंडर होगा, यानी कि ये पेन का सिलेंडर है, तो जो भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हर पॉइंट पे, यहाँ पे किधर भी देखेंगे वो कैसी होगी, सेम होगी। हमें वही चाहिए होता है कि गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए,
सेम होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे सिलेंडर लिया। तो पता चल गया कि हमारा गॉसियन सरफेस का जो लीनियर चार्ज वायर होती है उसका सरफेस कैसा होना चाहिए, गॉसियन सिलेंड्रिकल होना चाहिए। चलिए ये था, मतलब अब अप्लाई कर लेते हैं इस पर हम अपना गॉस लॉ। अप्लाई गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या कहता है कि जो हमारा टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके होता है, क्लोज सरफेस ऑफ ई डॉट डी ए। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, चार्ज मतलब अंदर होना चाहिए हमारा, और चार्ज यहाँ पे क्या है, हमारा अंदर ही है। चलिए बात करते हैं आगे, स्टार्ट कर देते हैं अपना डेरिवेशन, अपनी कैलकुलेशन को आगे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स है, इस डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे, मतलब कि अगर हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले पे हम क्या निकाल के देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे हम अगर निकाल देते हैं एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर, इनके परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर हमेशा। तो जब और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इधर है तो इनके बीच में थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। सिमिलरली इधर भी देखिए, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, तो यहाँ भी थीटा कितना बन रहा है, 90 का। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ही एरिया वेक्टर जाएगा इसका, इधर ही जाएगा एरिया वेक्टर। कोई भी ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर भी तो ऐसे जाएगा ना, इसका परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो इनका एंगल 180 डिग्री होगा। तो बस यहाँ पे जो देखिए कि 90 का cos 90 लेते हैं, cos 90, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एंगल लेते हैं तो कितना क्या लेते हैं, cos लेके चलते हैं, तो cos 90 जीरो होता है, ये भी जीरो, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से कैलकुलेट होगा, थर्ड सरफेस से। थर्ड सरफेस से हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट होना है। तो निकाल दीजिए फ्लक्स इन सिलेंडर। सिलेंडर में टोटल फ्लक्स कितना होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 होगा। φ1 कितना है, ई डी ए कॉस 90, इसका भी कितना है, ई डी ए कॉस 90, इसका कितना होगा, ई डी ए कॉस 180 होगा। ये दोनों कितने हो जाएंगे, कॉस 90 ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो हो गए, ये रह जाएगा ई डी ए कॉस 180। ठीक है, तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो क्या आएगा हमारा, क्लोज सरफेस ऑफ ई डी ए। ई हमारी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, तो ई हमारी बाहर आ जाएगी, अंदर क्या रह जाएगा, डी ए। अब ये देखिए, अभी तक हमने सिलेंडर की कोई भी हाइट नहीं ली थी, इस सिलेंडर की हमने कोई भी हाइट नहीं ली थी। मैं इसकी हाइट एल ले लेती हूँ, इसकी हाइट मैंने एल ले ली। तो जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है, सबको पता है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो क्या होगा, 2πRL रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 2πRL, ठीक, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे चार्ज की बात करती हूँ, सिलेंडर की बात करती हूँ, सरफेस एरिया निकाल चुके हैं, मैं चार्ज की बात करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, लैम्डा कूलम पर मीटर, यही होगी। तो अगर मैं यहाँ से निकालती हूँ तो लैम्डा, ये लैम्डा के इक्वल आ रहा है मेरा क्या, क्यू अपॉन एल, इनकी चार्ज पर यूनिट लेंथ ये लैम्डा के इक्वल होती है। अगर यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा एल हो जाएगी, लैम्डा एल की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारी लैम्डा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है। अगर मैं यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालूंगी तो लैम्डा इंटू एल आएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2πRL, एल से एल कैंसिल। तो अगर यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी लैम्डा ओवर 2π एप्सिलॉन नॉट आर। ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपसे कोई रिलेशन पूछे तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, क्योंकि ये वैल्यू किसकी हो जाती है, E की, ये वैल्यू किसकी हो जाती है, K की, तो 1/r। अगर ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ मैंने आपको इनका बनाना सिखाया हुआ है। इसमें कुछ नहीं था कि हमने एक छोटा सा इनफाइनाइट वायर लिया था, उसमें हमने एक सरफेस दे दिया, इसको गॉसियन सरफेस। हमेशा याद रखिएगा, अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे हमारा सरफेस कैसा होना चाहिए, सिलेंड्रिकल होना चाहिए। हमने यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड से पता लगाया कि थीटा कहाँ बन रहा है, तो थीटा से हमें पता लग गया कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी वो थर्ड सरफेस से बनेगी। हमने यहाँ पे अप्लाई किया गॉस लॉ, यहाँ पे क्योंकि गॉस लॉ की नीड थी इसलिए हमने क्या किया, गॉस लॉ अप्लाई किया। उसके बाद हमने क्या किया, तीनों जो हमारे फ्लक्स थे उनको ऐड किया। हमें पता चल गया कि cos 90 वाले जो फ्लक्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ 180 वाला हमारा सिर्फ टोटल फ्लक्स देगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हर पॉइंट पे कांस्टेंट थी, यही हमारी उसकी कंडीशन भी थी। और एरिया वेक्टर निकालेंगे, हमें पता है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, 2πRL होता है, वैल्यू रखी हमने। अब हमें पता है कि जो हमारी क्यू जो लैम्डा होता है वो हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है।
तो यहाँ पे क्या ले रहे हम, क्योंकि हमें छोटा सा चार्ज चाहिए होता है, क्योंकि पूरी इनफाइनाइट का हम नहीं निकाल पाते। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, तो क्यू की वैल्यू यहाँ से लैम्डा एल आ गई, हमने वैल्यू रखी, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेंड्रिकल चार्ज वायर है या कैसी वायर है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।